साल था 1924। सिरिल क्विन एंड उसका एक दोस्त पार्क में खेल रहे थे जब उनके पास एक आदमी आता है। वो आदमी उन दोनों बच्चों से पूछता है कि क्या वो दोनों उस आदमी के घर उसके साथ चलकर खाना खाना चाहेंगे। अब क्योंकि ये दोनों छोटे बच्चे थे तो थोड़ा बहुत ही बहलाने फुसलाने के बाद ये दोनों उस आदमी की बात मान जाते हैं। अब जैसे ही ये तीनों उस आदमी के घर पर पहुंचते हैं, ये आदमी उन बच्चों से कहता है कि अब वो खाना बनाना शुरू करने वाला है अपने किचन में, तो जब तक खाना बनता है ये दोनों बच्चे चाहें तो इस आदमी के पर्सनल रूम में जाकर खेल सकते हैं। तो अब सिरिल क्विन एंड उसका दोस्त इस आदमी के पर्सनल रूम में जाकर अपना गेम वगैरह खेल रहे थे एंड दूसरी तरफ कमरे से बाहर किचन के अंदर यह आदमी खाना बना रहा था। अब सिरिल क्विन एंड उसका दोस्त जो थे वो कुश्ती टाइप का एक गेम खेल रहे थे, जिसमें कि जैसे ही सिरिल क्विन ने अपने दोस्त को धक्का दिया तो बेड से गिरते वक्त उसके दोस्त ने बेडशीट को पकड़ लिया, जिससे हुआ ये कि जैसे ही वो जमीन पर गिरा वैसे ही बेडशीट भी बेड से उठकर जमीन पर गिर गई। एंड जैसे ही ये हुआ उन दोनों का ध्यान गया बेड के नीचे रखे गए कुछ हथियार पर। उस बेड के नीचे 3 टूल्स रखे हुए थे एंड उन तीनों टूल्स को देखकर वो दोनों बच्चे बुरी तरह से डर गए। उन्हें ये बात समझ आ चुकी थी ये तीनों टूल्स को देखकर कि ये जो आदमी उन्हें अपने घर पर लेकर आया है वो और कोई नहीं बल्कि द ग्रे मैन है। उन्हें याद आता है कि लोग आजकल ग्रे मैन के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि एक ग्रे मैन नाम का आदमी छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर या फिर इवन ज़बरदस्ती अपने घर पर लेकर जाता है, उन्हें पकड़ लेता है, उन्हें टॉर्चर करता है बुरी तरह, उनका सेक्सुअली असॉल्ट करता है एंड इसके बाद उन्हें जान से मार कर उनकी बॉडी के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें करता है। ये बातें जैसे इन दोनों बच्चों के दिमाग में आती हैं, उन्हें ये सारी बातें याद आती हैं, वो इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो फ़ौरन से बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे से बाहर भागते हैं। जैसे ही वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं, वो आदमी किचन में खड़ा हुआ था, खाना बना रहा था, वो इन दोनों को भागता हुआ देख लेता है। वो पीछे मुड़कर इन दोनों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये दोनों इतने डरे हुए थे कि उसकी कोई बात नहीं सुनते। दोनों फ़ौरन से उस घर से बाहर भाग जाते हैं। यह आदमी उन्हें आवाज़ भी लगाता है, लेकिन ये दोनों नहीं रुकते। अब तक सिरिल क्विन एंड उसका दोस्त इस घर से बहुत दूर भाग चुके थे एंड वो जो आदमी था जो इन्हें यहाँ पर लेकर आया था वो दरवाजे से खड़ा इनको भागते हुए देख रहा था। वो ना उनके पीछे गया उन्हें रोकने के लिए, ना ही उसने ज़्यादा आवाज़ें लगाईं। इसके बाद वो सीधा अपने कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी जो बेडशीट थी जिससे कि उसने अपने टूल्स को छुपा रखा था वो ज़मीन पर गिरी हुई है। उसने ज़मीन पर से उस बेडशीट को उठाया, बेड पर शांति से आराम से अच्छे से बिछाया एंड अपने तीनों टॉर्चर टूल्स को, जिसमें से एक था बुचर्स क्लीव, दूसरा था बुचर्स नाइफ एंड तीसरी थी हैंड सॉ, इन तीनों टूल्स को उसने शांति से बेड के नीचे करा एंड उस बेडशीट से पूरी तरह से ढक दिया। 14 जुलाई 1924 की रात को 9 साल का फ्रांसिस मैकडॉनेल अचानक से गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया, किस हाल में है, जिंदा है या किडनैप हो गया। लास्ट टाइम फ्रांसिस अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया हुआ था, जिसके बाद उसके दोस्त तो घर वापस आ गए लेकिन फ्रांसिस कभी आया ही नहीं। इसके बाद जब एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई तो फ्रांसिस की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई मिली। वो डेड बॉडी इतने बुरे हाल में थी कि जितने भी लोगों ने उसकी डेड बॉडी को पेड़ से लटके हुए देखा था उनका दिल टहल गया था। फ्रांसिस को सेक्सुअली असॉल्ट करा गया था, जिसके बाद उसका गला दबाकर उसको मार दिया गया था। ऑटोप्सी में ये भी पता चला कि फ्रांसिस के लेग्स और उसके एब्डोमेन पर बहुत ही ज़्यादा गहरे और बड़े बड़े कट्स के निशान थे, जिसमें से उसका आधे से ज़्यादा खून बह गया था। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग डिटेल जो निकल कर आई इन सब में वो ये थी कि फ्रांसिस के थाइस का सारा फ्लैश काट कर निकाल लिया गया था। फ्रांसिस के थाइस में फ्लैश की जगह पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां दिख रही थीं एंड किसी ने उसका जो मीट था, जो फ्लैश था थाइस का, वो काट कर निकाल लिया था। लोग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि आखिर एक 9 साल के बच्चे के साथ ये कौन कर सकता है। एंड पुलिस ने भी इस केस को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया एंड फ़ौरन ही इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी। पुलिस ने सबसे पहले फ्रांसिस के दोस्तों से पूछा कि आखिर उन्होंने फ्रांसिस को लास्ट टाइम कहाँ देखा था। फ्रांसिस के दोस्तों ने ये बताया कि उन्होंने फ्रांसिस को लास्ट टाइम एक बूढ़े से आदमी के साथ देखा था जो कि ग्रे कलर के कपड़े पहना हुआ था, ग्रे कलर का हैट पहना हुआ था, उसकी दाढ़ी एंड मूछें वगैरह भी ग्रे कलर की ही थी एंड उसने कोट एंड पैंट भी ग्रे से ही कलर की पहने हुए थे। यही सेम बात कंफर्म करी फ्रांसिस के एक नेबर ने भी एंड यही सेम बात जब फ्रांसिस की माँ से पूछी गई तो उन्होंने भी यही बताया कि उन्होंने शाम के टाइम पर जब फ्रांसिस पार्क में खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तब एक बूढ़े आदमी को
देखा था। वो बूढ़ा आदमी उसी पार्क में बैठा हुआ था एक बेंच के ऊपर एंड काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो बार बार अपने हाथ को खोल रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था। उन्होंने भी यही सेम बताया कि उसने ग्रे कलर के ही कपड़े पहने हुए थे एंड ये सारे डिस्क्रिप्शन मिलने के बाद पुलिस ने ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्हें फ्रांसिस का मर्डरर या फिर ये द ग्रे मैन जो कि लोग इसे बुलाने लग गए थे, उन दोनों में से ही कोई नहीं मिले। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम तक फ्रांसिस का केस चलने के बाद कोई लीड ना मिलने की वजह से ये केस बंद कर दिया गया। 11 फरवरी 1927 3 साल का बिली बीटन, 12 साल का उसका बड़ा भाई एंड 4 साल का विलियम बिली क्रैफनी अपने अपार्टमेंट की लॉबी में खेल रहे थे। कुछ टाइम के बाद जो बिली बीटन का बड़ा भाई था वो किसी काम से अपने अपार्टमेंट के अंदर चला गया एंड जब थोड़ी देर बाद वो अपार्टमेंट से बाहर आया लॉबी में, तो उसने देखा कि उसका भाई एंड उसका दोस्त दोनों ही गायब हैं। उसने उन दोनों को पूरी लॉबी में ढूंढा, लेकिन बिली बीटन और बिली क्रैफनी दोनों ही गायब थे। उनका कहीं भी कोई नामो निशान था ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया एंड उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई, जिन्होंने पुलिस को बुलाया। एंड जब पुलिस आई और उन्होंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली, तो उन्हें बिली बीटन उस बिल्डिंग के छत के कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा हुआ मिला। जब पुलिस ने बिली बीटन से ये पूछा कि उसका दोस्त बिली क्रैफनी कहाँ पर है, तो बिली बीटन ने कहा द बुगी मैन टुक हिम। पुलिस ने बिली क्रैफनी को ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछताछ करी, लेकिन उन्हें बिली क्रैफनी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। इनिशियली पुलिस पीटर नाम के एक सीरियल किलर को सस्पेक्ट कर रही थी एंड उससे पूछताछ भी कर रही थी बिली क्रैफनी की किडनैपिंग से रिलेटेड। लेकिन इस केस ने एक इंटरेस्टिंग टर्न तब लिया जब जॉन मियान नाम के ब्रुकलिन मोटर ट्रॉली ड्राइवर ने एक आदमी की फ़ोटो देखी न्यूज़पेपर में। इस आदमी का नाम था एल्बर्ट फिश एंड जॉन मियान को ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को उसने कहीं तो देखा है। जब उसने अपने दिमाग पे थोड़ा और जोर दिया तो उसे याद आया कि एल्बर्ट फिश नाम का ये आदमी 11 फरवरी 1927 की शाम को उसकी ट्रॉली में बैठा था। उसके बराबर में एक बच्चा भी बैठा हुआ था जो कि बार बार रो रहा था एंड अपनी माँ को बुला रहा था, लेकिन एल्बर्ट फिश बार बार इस बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही अगला स्टेशन आया, एल्बर्ट फिश उस बच्चे को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर वहाँ से चला गया। जॉन मियान ने फ़ौरन से जाकर पुलिस को ये सारी बातें बताई एंड उसने इवन एल्बर्ट फिश का फ़ोटो भी दिखाया पुलिस को। अब जब पुलिस ने इस फ़ोटो को, बिली बीटन का जो डिस्क्रिप्शन था बुगी मैन का उसको, एंड जॉन मियान ने जिस तरह से डिस्क्राइब करा था एल्बर्ट फिश को, उस सबको एक साथ देखा, तो उनको ये समझ आया कि ये तीनों डिस्क्रिप्शन मेल खा रहे थे एग्जैक्टली द ग्रे मैन से। इसके बाद मैनहट्टन ब्यूरो ऑफ मिसिंग पर्सन्स ने जब एल्बर्ट फिश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो उन्हें ये पता चला कि एल्बर्ट फिश उसी दिन जिस दिन बिली क्रैफनी गायब हुआ था, उसी दिन उस घर से थोड़ा सा दूर ही पेंटिंग की जॉब कर रहा था। एंड जब बिली क्रैफनी गायब हुआ था, जो टाइम सस्पेक्टेड था कि उसे इस टाइम पर किडनैप करा होगा, उस टाइम एल्बर्ट फिश उसी अपार्टमेंट के इलाके में घूम भी रहा था। बिली क्रैफनी की माँ को जैसे ही ये सारी बातें पता चली, वो फ़ौरन से एल्बर्ट फिश नाम के इस आदमी के पास गई, क्योंकि उनको एक क्लोजर नहीं मिला था। उनका बच्चा, उन्हें पता नहीं था कि ज़िंदा है, मर गया, कहाँ है, किस हाल में है। उनको बस ये जानना था कि एटलीस्ट अगर उनका बच्चा ज़िंदा है तो वो उनके साथ आ जाए, अगर नहीं है तो उसकी डेड बॉडी मिल जाए एंड एक तरह से उनको पता चल जाए कि उनके बेटे के साथ हुआ क्या। इसी उम्मीद में वो एल्बर्ट फिश के पास गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एल्बर्ट फिश ने साफ साफ इनकार कर दिया ये मानने से कि उसने बिली क्रैफनी को मारा है। उसने ये भी इनकार कर दिया कि उसने बिली क्रैफनी को कभी देखा था या फिर वो उस इलाके में कभी गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि कुछ टाइम बाद एल्बर्ट फिश ने खुद ही एक लेटर लिखा अपने लॉयर को, जिसमें उसने ये बताया था कि उसने बिली क्रैफनी के साथ क्या किया। इस लेटर में एल्बर्ट ने लिखा था कि वो बिली क्रैफनी को राइकर एव के काफ़ी ज़्यादा सुनसान से घर में लेकर गया। वहाँ जाने के बाद उसने बिली क्रैफनी को एक डंडे से, जो उस घर में लगा हुआ था, उस डंडे से बांध दिया। उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसके मुंह में एक गंदा सा कपड़ा घुसा दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। इसके बाद उसने बिली क्रैफनी के सारे कपड़े उतार दिए एंड उन कपड़ों को जला दिया। उसने बिली क्रैफनी के जूते उतार कर उन्हें कूड़े में डाल दिया एंड वहीं पर इसी हाल में बिली क्रैफनी को छोड़कर चला गया। के अराउंड 2 बज रहे थे जब वो वहाँ से निकला एंड अगले दिन दोपहर 2 बजे वो वापस आया। उसने एक 4 साल के बच्चे को इस तरह से बांधकर बिना कपड़ों के इतनी ठंड में पड़ा छोड़ दिया था, वो भी ऐसे सुनसान से घर में।
अगले दिन दोपहर के टाइम जब एल्बर्ट 2 बजे के आसपास वहाँ पर वापस आया तो वो खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में था कैट ऑफ 9 टेल्स। ये एक टूल है बेसिकली टॉर्चर के लिए, एंड इसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट ये मारता है। एल्बर्ट ने इसी से बिली क्रैफनी की पीठ पर बहुत ही ज़ोर से मारना शुरू कर दिया, एंड जब तक मारता रहा जब तक बिली क्रैफनी की पीठ से खून नहीं आने लग गया। इसके बाद एल्बर्ट ने बिली क्रैफनी के नाक और कान को काट कर निकाल दिया। उसको जब इससे भी शांति नहीं मिली तो उसने बिली क्रैफनी की दोनों आंखें काट कर निकाल दी। इस वक्त तक बिली क्रैफनी की डेथ हो चुकी थी। एल्बर्ट को इससे भी शांति नहीं मिली। उसने बिली क्रैफनी के पेट में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कट्स मारे, एंड जब उन कट से खून निकलने लग गया तो एल्बर्ट ने उसका खून पिया। ये सब करने के बाद उसने बिली के जो हाथ, पैर और सर थे उनको काटा, अलग अलग एक कट्टे में भरा, एंड उसको एक जो मडी वाटर होता है उसमें फेंक दिया। उसने बिली का जो मिडिल पार्ट था ये वाला, एंड उसका जो नाक और कान उसने काटे थे वो अपने पास रख लिए, एंड आगे लेटर में उसने लिखा था कि इन सारे पार्ट से उसने खाना बनाया एंड वेजिटेबल्स के साथ उसे खाया। जो पार्ट्स बिली की बॉडी के वो खा नहीं पाया या फिर उसके दादू ने चबा नहीं पाए, उन पार्ट्स को उसने टॉयलेट में फेंक कर फ्लश कर दिया था। हैमिल्टन हॉवर्ड फिश 19 मई 1870 को वाशिंगटन डीसी में पैदा हुआ था, एंड उसके जो माँ और बाप थे उनके बीच में 43 इयर्स का एज गैप था। अराउंड 75 इयर्स के थे उसके फादर जब हैमिल्टन पैदा हुआ था। हैमिल्टन 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था, एंड उसकी जो फैमिली थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। मतलब एक तरह से डिस्टर्ब्ड थी बेसिकली, क्योंकि उसकी जो पूरी फैमिली थी, हर एक मेंबर को उसकी फैमिली के कोई ना कोई मेंटल इलनेस थी ही। उसकी माँ को हेल्यूसिनेशंस होते थे, कुछ ना कुछ दिखाई देता था, अलग अलग तरह के मीनियाज थे उसकी पूरी फैमिली में, उसके भाई बहनों में। तो स्टार्टिंग से ही इस फैमिली में दिक्कतें तो काफ़ी थी। जब हैमिल्टन 5 साल का हुआ तो उसके फादर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, एंड उसकी जो माँ थी वो इस हाल में नहीं थी कि वो अपने 4 छोटे छोटे बच्चों का देखभाल भी करें एंड साथ ही साथ एक जॉब करें। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने चारों बच्चों को एक ऑर्फनेज में डाल दिया, एंड वो खुद जॉब की तलाश में निकल गई। अब इस ऑर्फनेज में हैमिल्टन का टाइम कुछ खास नहीं गुजरा, क्योंकि ऑर्फनेज के बच्चे एंड इवन स्टाफ मेंबर्स भी उसको बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मारा पीटा करते थे। एंड क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पहले की बात है, तो पहले ये तो नॉर्मली बात थी कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता था कि अगर वो कुछ गलती वगैरह कर देते थे, तो इसीलिए एंड ऑर्फनेज के बच्चे तो उसे किसी भी बात पर मारा करते थे। वो बस उस पर, जैसे कि होता है ना एक बच्चा जिसको हर कोई बुली करता है, उस तरह का बच्चा हैमिल्टन इस ऑर्फनेज में था। ऑर्फनेज के बच्चे, स्टाफ मेंबर्स उसको ब्रूटली मारा पीटा करते थे एंड उसके नाम का मजाक बनाया करते थे। इसीलिए हैमिल्टन को अपने नाम से काफ़ी ज़्यादा नफरत सी हो गई थी और उसने अपना नाम एल्बर्ट फिश रख लिया था। इस ऑर्फनेज में एल्बर्ट ने एक नई चीज़ नोटिस करी कि जब ऑर्फनेज के बच्चे या स्टाफ मेंबर्स उसको मारते हैं तो जितना ज़्यादा ब्रूटली वो उसे मारते हैं उतना ज़्यादा उसे मज़ा आता है, उसको उतना ज़्यादा प्लेजर मिलता है, वो खुद को सेटिस्फाई कर लेता है उसी टाइम पर। एल्बर्ट ने अपने बारे में ये चीज़ इसी ऑर्फनेज में डिस्कवर करी थी एंड अराउंड जब एल्बर्ट 9 साल का हुआ तब उसकी माँ एक स्टेबल जॉब करने लग गई थी एंड इसीलिए उन्होंने अपने चारों बच्चों को दोबारा से अपने पास रहने के लिए बुला लिया था। एल्बर्ट 12 साल का हुआ तो वो एक दूसरे 12 साल के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आया। अब ये जो रिलेशनशिप थी काफ़ी ज़्यादा तुम कह सकते हो डिस्गस्टिंग थी, बिकॉज ये जो आदमी था जो एल्बर्ट का पार्टनर था उसने एल्बर्ट को कुछ नए तरीके सिखाए प्लेजर लेने के। इस वक्त तक एल्बर्ट और उसका दोस्त एक दूसरे का यूरिन एंड फीसेस वगैरह खाने पीने लग गए थे प्लेजर वगैरह के लिए एंड इंटीमेट होने के लिए। जब एल्बर्ट 20 साल का हुआ तो वो अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क आ गया था एंड यहीं पर उसने मेल प्रोस्टिट्यूशन को एज अ जॉब चुना और यही वो टाइम था जब एल्बर्ट ने छोटे छोटे बच्चों को असॉल्ट और टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया था। एल्बर्ट 28 साल का हुआ तो उसकी माँ ने एक 19 साल की लड़की से एल्बर्ट की शादी करवा दी थी और उन दोनों के 6 बच्चे भी हुए। एंड डिस्पाइट ऑल दिस के लाइक उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी हो गए थे, एल्बर्ट इसके बावजूद भी दूसरे आदमियों के साथ डेट्स पर जाता था एंड उनके साथ फिजिकल रिलेशंस भी बनाता था। एंड उसकी वाइफ को भी मोस्ट प्रोबेबली इन सब के बारे में पता था, बिकॉज एल्बर्ट छुपाता भी नहीं था, वो साफ साफ बताता था कि वो इस आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, अब वो इस आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि सीक्रेटिव हो इस सब के बारे में।
ऐसे ही एक दिन जब एल्बर्ट एक आदमी के साथ डेट पर गया हुआ था तो वो आदमी एल्बर्ट को वैक्स वर्क म्यूज़ियम में लेकर गया। वहाँ पर एल्बर्ट को एक आर्ट पीस देखने को मिला जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हुआ और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वो देखने में। वो आर्ट पीस था एक कटा हुआ पीनस, एक आदमी का कटा हुआ पीनस। अब मुझे नहीं पता वो वहाँ पर कैसे आया, क्या कर रहा था, बट एल्बर्ट को वो देखकर काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन हुई और उसको भी इंटरेस्ट आने लगा बॉडी पार्ट्स काटने में और उनको देखने में, उनको एज अ शो पीस रखने में। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एल्बर्ट को ख़ुद को टॉर्चर करवाने में या फिर दूसरों से ख़ुद को पिटवाने में या खुद ही खुद को टॉर्चर करने में प्लेजर मिलता था, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी, उसको मज़ा आता था ये सब करने में। तो एल्बर्ट इस चीज़ को एक स्टेप और फर्दर लेकर गया एंड अपना जो पीनस था उसके आसपास सुइयाँ घुसाने लग गया। वो सुई को इतना अंदर तक घुसा देता था कि ताकि वापस निकाल ही ना सके या सुई खुद भी वापस निकल ना सके, एंड वो उन सुइयों को वहीं पर हमेशा के लिए छोड़ देता था। जब एल्बर्ट ने एक बार उसी एरिया का जहाँ पर वो सुई घुसाता था एक्सरे करवाया तो उस एक्सरे में पता चला कि एल्बर्ट के उस पर्टिकुलर एरिया में 29 सुई घुसी हुई थी। 1908 में जब एल्बर्ट अराउंड 33 इयर्स का था तब उसे एक क्राइम की वजह से जेल हो गई थी एंड इस जेल के दौरान वो दूसरे सेलमेट्स के साथ फिज़िकल रिलेशंस बना रहा था। वो अभी भी अफेयर्स वगैरह कर रहा था जेल के अंदर, एंड जब वो जेल से बाहर आया तो लोगों ने नोटिस करा कि उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। उसके फैमिली मेम्बर्स एंड उसके बच्चों वगैरह ने भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एविडेंटली नोटिस करी कि एल्बर्ट काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। एल्बर्ट को भी अपनी माँ की तरह हेल्यूसिनेशंस होने लग गए थे एंड उसको आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी एंड उसका कहना ये था कि ये गॉड की आवाज़ें हैं। गॉड उससे कह रहे हैं कि वो छोटे बच्चों को सज़ा दे, पनिशमेंट दे, उनका पीनस या उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट काट कर उनको टॉर्चर करे ताकि उन्हें सज़ा मिले एंड वो आगे चलकर कोई भी बुरे काम ना करें। एल्बर्ट ने खुद के ऊपर भी जो टॉर्चर वो करता रहता था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए थे। वो एक नुकीली चीज़ लेकर खुद को बहुत ही ज़ोर से कई बार मारता रहता था एंड उसका लॉजिक ये था कि क्योंकि वो इतनी ज़ोर से खुद को मार रहा है, इतना दर्द खुद को दे रहा है, इससे गॉड उसको माफ़ कर देंगे। जो भी उसने गुनाह करें, जो भी उसने सिंस करे हैं पहले अपनी ज़िंदगी में, वो सब माफ़ हो जाएंगे ये सब करने की वजह से। एल्बर्ट की जो सीरियल किलिंग्स थी वो स्टार्ट हुई 1910 में जब वो 40 साल का हुआ एंड थॉमस केडन नाम के एक मेंटली डिसेबल्ड बच्चे से मिला। अब एल्बर्ट चोज थॉमस कैडन फॉर अ वेरी पर्टिकुलर रीज़न बिकॉज थॉमस कैडन का माइंड इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, उसके पास इतना ज़्यादा सोचने की शक्ति नहीं थी कि इंसान जो कह रहा है वो सही है या गलत है, एंड इसी का फ़ायदा एल्बर्ट ने उठाया भी। उसने थॉमस को मैनिपुलेट करा एंड अपने साथ एक बहुत ही ज़्यादा सुनसान से इलाके में एक घर के अंदर लेकर गया। वहाँ ले जाने के बाद उसने थॉमस कैडन को वहीं पर बांध दिया अगले 2 हफ्तों के लिए, एंड इन 2 हफ्तों में उसने थॉमस कैडन को ब्रूटली टॉर्चर करा, उसका असॉल्ट करा लगातार। इनिशियली एल्बर्ट का प्लान ये था कि वो थॉमस कैडन को जान से मार देगा 2 हफ्तों के बाद, लेकिन उसने ये देखा गर्मी बहुत ही ज़्यादा है एंड अगर वो अभी थॉमस कैडन को मार कर यहाँ से भाग जाएगा तो उसकी जो बॉडी की स्मेल है वो काफ़ी जल्दी लोगों तक पहुँच जाएगी एंड एल्बर्ट पकड़ा भी जा सकता है। बल्कि उसने कैंची ली एंड थॉमस कैडन का जो पीनस था उसे काट दिया। इसके बाद उसने उसका जो खून वो निकल रहा था उसे साफ करा, उसे रोका एंड थॉमस कैडन को $10 देकर छोड़ दिया। एज अ कंपनसेशन $10 देकर छोड़ दिया। एंड इसके बाद हमें नहीं पता थॉमस कैडन जिंदा रहा, बच गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। इस सब के कुछ टाइम बाद एल्बर्ट की जो वाइफ थी वो उसे छोड़कर किसी और के साथ एक दिन अचानक से भाग गई एंड एल्बर्ट इस टाइम अपने काम पर गया हुआ था। जब एल्बर्ट वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पर सिर्फ और सिर्फ उसके 6 बच्चे बचे हुए हैं। अब एल्बर्ट को अपने 6 बच्चों को परवरिश करनी थी, उनको पालना था अकेले। इस टाइम पर एल्बर्ट की जो हेल्यूसिनेशंस थी वो एकदम पीक पर थी, वो एकदम बढ़ गई थी एंड जो उसके मन में आवाज़ें आती रहती थी, जो उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, वो आवाज़ें उससे ह्यूमन मीट खाने के लिए कह रही थी। इस सब से कोप अप करने के लिए एल्बर्ट ने जो जानवरों का मीट था वो खाना शुरू करा कच्चा, एंड उसने अपने बच्चों को भी कच्चा एनिमल मीट खिलाना शुरू कर दिया था बिकॉज उसको ना बनाना आता था, ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो बना हुआ खाना ला सके। तो उसने खुद भी कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया एंड अपने बच्चों को भी वही कच्चा रॉ मीट खिलाना शुरू कर दिया।
एल्बर्ट ने इवन अपने बच्चों के साथ एक गेम खेलना भी शुरू करा जिसमें एल्बर्ट एक जगह पर लेट जाता था एंड जो उसके बच्चे थे वो उनसे कहता था कि वो उसे मारें, क्योंकि एल्बर्ट को दूसरों जब उसे पीटते थे तो मज़ा आता था। सेम चीज़ उसने अपने बच्चों के साथ करी एंड उसने अपने बच्चों को तो कभी ऐसे टॉर्चर वगैरह नहीं करा, लेकिन बच्चों से खुद को टॉर्चर ज़रूर करवाया एंड अपने बच्चों से वो कहता था कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मारें एंड एकदम ब्रूटली मारें। एंड इसके बाद से तो वो कहीं भी जाकर लोगों से कहने लग जाता था कि मुझे मारो, एंड जब वो इंटीमेट भी हो रहा होता था अपने किसी पार्टनर के साथ तो उससे भी यही कहता था कि वो मुझे मारो, ब्रूटली मारो मुझे। टाइम तक एल्बर्ट का जो दिमाग था वो बिल्कुल पागल टाइप का हो चुका था, बिकॉज वो किसी भी अगर डिसेबल्ड बच्चे या आदमी को देखता था या फिर वो किसी भी अफ्रीकन अमेरिकन आदमी को देखता था तो उन्हें फ़ौरन से फ़ौरन वहीं पर मार देता था। उसका मानना ये था कि जो डिसेबल्ड एंड अफ्रीकन अमेरिकन लोग होते हैं अगर ये मर भी जाएं तो इनकी किसी को भी कोई परवाह नहीं होती है एंड किसी को भी दुख नहीं होगा अगर ये दुनिया से चले भी जाते हैं तो। इसके बाद ही एल्बर्ट ने फ्रांसिस मैकडॉनल्ड को मारा था एंड उसके बाद बिली ग्रैफनी को मारा था, जो कि मैंने तुम्हें बताया। लेकिन अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मर्डर होना बाकी था, जो कि एल्बर्ट के जितने भी अभी तक उसने मर्डर करे उनमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मई 25, 1928 एल्बर्ट फिश अपने घर पर बैठा हुआ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब उसका ध्यान गया एडवर्टाइजमेंट पर। उस एडवर्टाइजमेंट में एक 18 साल के एडवर्ड ने लिखा हुआ था कि उसे जॉब चाहिए एंड वो किसी भी तरह की जॉब करने को तैयार है। इस वक्त तक एल्बर्ट अराउंड 58 ईयर्स का हो चुका था एंड अच्छा खासा ओल्ड एंड ट्रस्टेबल पर्सन दिखने लग गया था। ट्रस्टेबल मतलब ऐसे कि अगर वो इतना ज़्यादा ओल्ड सा दिख रहा है तो कोई ऐसे शक नहीं करेगा कि हाँ भाई ये सीरियल किलर है, ये मुझे मार सकता है। इस तरह का उसका फेस हो गया था तो उसने इसी का फ़ायदा उठाया एंड एडवर्ड की फैमिली को एक टेलीग्राम लिखा कि वो एक 58 ईयर्स का बूढ़ा आदमी है जिससे कि अब घर के काम नहीं होते हैं, तो उसे एक बच्चा चाहिए काम वाम करने के लिए उसके घर के आसपास। इवन 28 में 1928 को एल्बर्ट एडवर्ड के घर जाकर उसकी फैमिली से मिला भी था। वो उसके घर गया एंड वहाँ जाकर वो पूरी फैमिली से मिला एंड एडवर्ड को अच्छे से समझाया वहाँ बैठकर कि क्या काम है उसके घर पे आसपास एंड वो क्या करवाने वाला है एडवर्ड से। एंड एडवर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी न्यू जॉब के लिए, क्योंकि जो एल्बर्ट था वो थोड़ा सा दूर रहता था एडवर्ड का घर जहाँ पर था वहाँ से। एंड एडवर्ड इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो कुछ दिन के लिए अपने घर से अपने इस टाउन से बाहर जाने वाला था एंड दूसरी जगह पर रहने वाला था। लेकिन एडवर्ड को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एल्बर्ट के इंटेंशंस क्या हैं। एल्बर्ट ने तो टेलीग्राम भेजने से पहले ही अपने मन में दिमाग बना लिया था, एक प्लान बना लिया था कि वो एडवर्ड के साथ क्या करने वाला है। उसने सोच लिया था कि वो एडवर्ड को टॉर्चर करेगा, उसका असॉल्ट करेगा, उसको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करेगा एंड एट द एंड उसको मारेगा एंड इवन मे बी खा भी जाएगा। अब उस दिन तो एल्बर्ट ने एडवर्ड को सारा काम वाम समझाया कि क्या काम वाम होगा उसके घर पर करने के लिए एंड उसका टाउन कैसा है ये सब। एंड उसके बाद वो वहाँ से चला गया एडवर्ड को ये टाइम देकर कि कुछ दिनों में मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने, तब तक तुम तैयारी कर लो अपनी। कि कुछ दिनों बाद एल्बर्ट फिर से एडवर्ड के घर गया, इस बार उसको अपने साथ ले जाने के लिए। एंड जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया एडवर्ड के घर का तो दरवाज़ा खोला एडवर्ड की छोटी बहन ग्रेस ने। ग्रेस को देखते ही एल्बर्ट ने अपने सारे प्लान्स चेंज कर दिए थे। अब वो 18 साल के एडवर्ड को अपने साथ ना ले जाकर 10 साल की ग्रेस को ले जाने वाला था एंड उसको टॉर्चर एंड म्यूटिलेट करने वाला था। एल्बर्ट घर के अंदर गया, एडवर्ड की पूरी फैमिली के साथ खाना वाना भी खाया एंड एडवर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अब वो एल्बर्ट के साथ उसके घर जाने वाला था, दूसरे टाउन में जाने वाला था एंड उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ एल्बर्ट के भी प्लान्स चेंज हो चुके थे। अब उसने पक्का इरादा बना लिया था कि वो एडवर्ड की जगह उसकी बहन ग्रेस को लेकर जाने वाला है। एल्बर्ट खाना वाना करने के बाद अपना उठता है चेयर से एंड दरवाजे की तरफ जाने लग जाता है एंड एडवर्ड उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। लेकिन एकदम से एल्बर्ट दरवाजे पर रुक कर पीछे मुड़ता है एंड एडवर्ड की जो पूरी फैमिली थी, जो उसके पेरेंट्स थे, उनसे एक बात कहता है। वो कहता है कि अभी वो अपनी एक नीस की बर्थडे पार्टी में जाने वाला है एंड उसके बाद लौटते टाइम एडवर्ड को अपने साथ लेकर जाएगा। वो फिर से दरवाजे की तरफ मुड़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है एंड फिर से एकदम पीछे मुड़ता है एंड पूछता है ग्रेस से कि क्या तुम मेरे साथ बर्थडे पार्टी में चलना चाहोगी? मेरी नीज़ भी तुम्हारी ही एज की है एंड उसे और तुम्हें हो सकता है तुम दोस्त बन जाओ और तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पर।
अब जो ग्रेस थी, क्योंकि वो तो बच्ची थी, उसे कुछ ऐसा पता भी नहीं था कि इंसान ऐसा ख़तरनाक आदमी हो सकता है, तो ग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। उसका काफ़ी ज़्यादा मन करने लगा कि वो जाए इस बर्थडे पार्टी में एंड थोड़े बहुत मज़े वगैरह करे बेसिकली। लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे वो थोड़े से स्केप्टिकल थे इस बात को लेकर कि हम इतना अच्छे से इस आदमी को जानते भी नहीं हैं, एंड चाहे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी भी क्यों ना हो, ऐसे कैसे हम एक 10 साल की अपनी बेटी को इसके साथ अकेले भेज दें। इसी उधेड़-बुन में वो थे, लेकिन ग्रेस भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका मन था वहाँ पर जाने का, इसीलिए जो उसके पेरेंट्स थे वो भी मान जाते हैं। ग्रेस एल्बर्ट के साथ चली जाती है सो कॉल्ड बर्थडे पार्टी में। अब एल्बर्ट ने ग्रेस की फैमिली से ये कहा था कि वो ग्रेस को वापस लेकर बर्थडे पार्टी से 9 बजे के अराउंड आ जाएगा एंड 9 बजे ही वो एडवर्ड को अपने साथ लेकर अपने घर या अपने टाउन चला जाएगा। ग्रेस की फैमिली वेट करती रही 9 बजे एंड उन्होंने सोचा कि चलो हो सकता है थोड़ी लेट हो गई हो। 9:30 बजे ग्रेस नहीं आई, 10 बजे ग्रेस नहीं आई, सुबह हो गई लेकिन ग्रेस का नामो निशान था ही नहीं। वह होते ही ग्रेस की फैमिली ने पुलिस को ये सारी बातें बता दी थी एंड पुलिस ने ढूंढना शुरू करा हॉवर्ड फ्रांस नाम के आदमी को, कि एल्बर्ट ग्रेस की फैमिली से एल्बर्ट फिश नाम से नहीं बल्कि हॉवर्ड फ्रांस नाम से मिला था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केस इतना पुराना है कि उस टाइम पर ट्रेसिंग वगैरह का सीन था ही नहीं, या फिर कोई ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं थे कि इस आदमी का फ़ोटो ये है, इसका नाम ये है। फ़ोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा चुनिंदा थे। टाइम पर एल्बर्ट ने अपना नाम हॉवर्ड फ्रांस बताया। जब पुलिस ने हॉवर्ड फ्रांस नाम के बंदे को ढूंढने की कोशिश करी तो उन्हें हॉवर्ड फ्रांस नाम का आदमी मिला ही नहीं। कोशिश तो काफ़ी की गई कि ग्रेस को ढूंढा जा सके या फिर ग्रेस के किडनैपर को ढूंढा जा सके हॉवर्ड फ्रांस नाम के, एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, पोस्टर्स लगवाए, पूछताछ करी एंड एट द एंड फाइनली हॉवर्ड फ्रांस को पकड़ भी लिया गया। उसको सज़ा भी दी गई, उसको जेल भी कर दी गई एंड 3 महीने बाद पता चला कि ये वो हॉवर्ड फ्रांस है ही नहीं। 3 महीने तक वो बंदा सज़ा काटता रहा, एक इनोसेंट इंसान सज़ा काटता रहा किसी और के जुर्म के लिए। इसके बाद पता चला कि हॉवर्ड फ्रांस कोई दूसरा आदमी था ये जिसने क्राइम करा था एंड ये कोई दूसरा आदमी है। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन करी गई लेकिन उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं निकला एंड अगले 6 साल तक ये केस ठंडा पड़ गया। किसी को नहीं पता था ग्रेस कहाँ गई, उसकी फैमिली को नहीं पता वो ज़िंदा है नहीं है, वो वापस आएगी या नहीं आएगी। 6 साल बीत गए थे, इस केस को कुछ खबर नहीं मिली थी एंड आगे भी ये केस कभी सॉल्व ना हो पाता अगर एल्बर्ट एक गलती ना करता। 6 साल बाद एल्बर्ट ने ग्रेस की फैमिली को एक लेटर लिखा जिसमें उसने डिस्क्राइब करा था कि उसने ग्रेस के साथ क्या किया। वो ग्रेस को एक काफ़ी ज़्यादा सुनसान से फार्म हाउस में लेकर गया एंड ग्रेस को बाहर खड़ा कर कर खुद अंदर गया 2nd फ्लोर पर। 2nd फ्लोर पर जाने के बाद उसने अपने सारे कपड़े उतार कर एक कबर्ड में रख दिए ताकि उन पर खून ना लगे। उसने ऊपर की विंडो से ग्रेस को आवाज़ लगाकर ऊपर बुलाया एंड खुद एक कबर्ड में छुप गया। जैसे ही ग्रेस वहाँ पर आई उसने ग्रेस पर हमला कर दिया एंड ग्रेस ने बचने की भी कोशिश करी। उसने अपने हाथ पैर हिलाए, एल्बर्ट को हटाने की कोशिश करी लेकिन एट द एंड एल्बर्ट ने उस बच्ची को बेरहमी से मार दिया। इसके बाद एल्बर्ट ने उसकी बॉडी के पीसेस करे एंड उसने ये बताया कि अगले 9 साल तक वो इस बच्ची के बॉडी पार्ट से ही खाना खाता रहा, पेट भरता रहा एंड इसको उसने टॉर्चर करा ब्रूटली। तो अब सवाल ये आता है कि एल्बर्ट पकड़ा कैसे गया एट द एंड। तो बेसिकली उसने जो ये ग्रेस की फैमिली को लेटर भेजा था उसके एनवलप पर एक हेक्सागोनल एम्बलम बना हुआ था एंड उसमें लेटर्स लिखे हुए थे NYPCBA की शॉर्ट फॉर्म है न्यूयॉर्क प्राइवेट चॉफियर्स बेनेवोलेंट एसोसिएशन। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। एक जैनिटर ने पुलिस को ये भी बताया कि एल्बर्ट इस टाइम पर 200 ईस्ट 52nd स्ट्रीट पर रुका हुआ था एंड वो कुछ स्टेशनरी वहाँ से लेकर गया था एंड अपने हाउस में वही स्टेशनरी छोड़कर भी चला गया था। अब जब पुलिस इस रूमिंग हाउस पर पहुंची तो वहाँ पर जो लैंड लेडी थी उससे बात करी तो पता चला कि एल्बर्ट अभी कुछ ही दिन पहले चेकआउट कर चुका है वहाँ से, लेकिन उसके बेटे ने एक चेक भेजा है पैसों का जो कि यहीं पर आया था रूमिंग हाउस पर, लेकिन इस टाइम पर एल्बर्ट यहाँ पर नहीं था। तो उस हाउस लेडी के पास एल्बर्ट का कॉल आया कि तुम मेरे सन ने जो पैसे भेजे हैं, जो चेक भेजा है वो अपने पास रख लो, मैं जब वापस आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा।
अब पुलिस के पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी एल्बर्ट को पकड़ने की, तो वो वहीं पर वेट करते रहे एल्बर्ट के वापस आने का। और जैसे ही एल्बर्ट वापस आया तो उसको फ़ौरन से फ़ौरन पकड़ भी लिया गया। एल्बर्ट ने भागने की कोशिश तो नहीं करी एंड वो फ़ौरन से इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके साथ चला भी गया। जब उससे पूछा गया इन सब मर्डर्स वगैरह के बारे में तो उसने बिल्कुल भी ऐसे मना नहीं करा, कुछ बहाना नहीं बनाया एंड उसने साफ साफ ग्रेस के मर्डर को कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो ग्रेस को कभी भी इस इंटेंशन से अपने साथ नहीं लेकर गया था कि वो उसका रेप करेगा, बल्कि वो उसको मारने के लिए ही लेकर गया था। ऑल्दो एल्बर्ट ने ये बात कन्फेस करी पुलिस के सामने, लेकिन उसके लॉयर ने इस सब को घुमाने की कोशिश करी। अब बात ये थी कि एल्बर्ट का केस काफ़ी ज़्यादा सीरियस था एंड उसको काफ़ी ज़्यादा बुरी सज़ा मिल सकती थी बिकॉज कैनिबलिज्म इन्वॉल्व था इन सब में। लेकिन एल्बर्ट का जो लॉयर था उसने घुमाने की कोशिश करी। एल्बर्ट ने अपने लॉयर को ये भी बताया कि जब वो ग्रेस का गला दबा रहा था तब उसको इजैकुलेशंस हुए थे, लेकिन उसने कभी भी रेप नहीं करा, उसने ये बोला था। उसके लॉयर ने इस कहानी को ऐसे घुमाया कि क्योंकि एल्बर्ट ने खुद ही बताया है कि जब वो ग्रेस का गला दबा रहा था उसको इजैकुलेशंस हुए थे, इसीलिए ये जो एल्बर्ट ने ग्रेस को मारा वो सेक्सुअल इंटेंशंस के साथ उसने मर्डर करा था। वो सेक्सुअली असॉल्ट करने गया था ग्रेस का, लेकिन उसने हाथापाई करनी शुरू कर दी तो इसीलिए गलती से मर्डर हो गया। उसने कैनिबलिज्म वाले टॉपिक से हटाने की कोशिश करी थी कि एल्बर्ट को इस टॉपिक से बचाया जा सके, जबकि मेन मोस्ट डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग क्राइम यही था। लेकिन एल्बर्ट के लॉयर ने यहाँ से हटाने की कोशिश करी टॉपिक को एंड सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ डालने की कोशिश करी थी। एट द एंड फिश का जो केस था उसका काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रायल चला, काफ़ी सारे विटनेस आए, काफ़ी सारे लोगों ने अगेंस्ट में फ़िश के गवाही वगैरह दी एंड एट द एंड फ़िश को डेथ की सज़ा हुई इलेक्ट्रिक्यूशन से। एल्बर्ट फिश को 1935 के साल में जेल में डाल दिया गया था उसकी सज़ा का इंतज़ार करने के लिए एंड अगले ही साल 16 जनवरी 1936 को एल्बर्ट को मार दिया गया था इलेक्ट्रिक चेयर पर। एंड मैं इस केस में बहुत ही ज़्यादा ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें पढ़कर दिमाग ख़राब हो गया था। 2-3 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। एक तो इतने टाइम से रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तो उस वजह से भी आई एम सॉरी फॉर दैट, नई वीडियो आ रही थी बट लाइक फाइनली ये केस रिकॉर्ड हो गया, एडिट हो जाए अच्छे से। मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, ओह शिट। एंड मैं सोच रहा हूँ टाइम ज़्यादा हो रहा है एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक अब हम एट द एंड जो केस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक सेगमेंट रखें जिसमें कि हम पूरा केस को शॉर्ट में एनालाइज करें कि क्या गलतियाँ हुई उसके आसपास के लोगों से, जो सीरियल किलर था या फिर जो विक्टिम था उसके आसपास के लोगों से, एंड हम क्या सीख सकते हैं इस केस से एंड ऐसे लोगों के बारे में जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, इन सब के बारे में। अगर तुम वैसा कुछ सेगमेंट सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल बी लाइक रियली हैप्पी कि अगर तुम वो सेगमेंट ज़रूर सुनो तो ज़रूर बताना। बट इसी के साथ एल्बर्ट फिश का केस यहीं पर ख़त्म होता है।